लाइफ हो या एग्ज़ाम हो, पास ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने आपको बताया कि एक साधारण सा तरीका है सीटेट के एग्ज़ाम को पास करने का, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा जो है आप गलती कर रहे हैं। तो आज का जो पेपर है उसे हम लोग करते हैं, और अपनी तैयारी आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे कर लेते हैं, जो भी आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम बचा है, सारे पेपर अच्छे से कर लें, गारंटी देता हूँ, चाहे प्राइमरी लेवल का हो या जूनियर लेवल का हो, आप एग्ज़ाम बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सन 2018 का पेपर है उसे शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि सीटेट का एग्ज़ाम पास करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको करना क्या है कि पूरे जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम के, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों या जूनियर लेवल के हों, सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। गारंटी देता हूँ आप जो है बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। अगर आप ये भागेंगे, इधर उधर भागेंगे कि नया पढ़ लूँ, कुछ नया पढ़ लूँ, तो नया पढ़ने के चक्कर में जो आपको आता है वो भी आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पेपर है ये बाल विकास का पेपर है, और 9 दिसंबर 2018 को हुआ है। 2019 से लेकर के 2024 तक जितने पेपर हुए हैं सीटेट के बाल विकास के, हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज का जो हमारा पेपर है उसे पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना ये नहीं होता है। ठीक है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना ऐसा भी नहीं है। शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन देखिए क्या होगा। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना ये भी नहीं होगा। देखिए, शिक्षक की भूमिका क्या होती है कि क्लासरूम को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे आपसे संवाद कर सके, बात कर सकें और आपसे प्रश्न पूछ सकें। तो इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली क्लास ये नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक सामग्री जो है ये समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित नहीं करेगी। भाई, पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है अगर वही रटाया जाए, वही सुना जाए, वही पढ़ाया जाए तो बच्चे जो है कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। भाई, अब कुत्ता बिल्ली की कहानी है। कुत्ता बिल्ली को अगर हम जो है मानव व्यवहार जीवन में नहीं उतारेंगे, ठीक है, कौवा और रोटी की कहानी है, अगर उसे जो है मानव जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना। तो पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा जो है समृद्ध कक्षा नहीं होगी। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, पहुंच से परे नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। वह कक्षा जिसमें खुला गतिविधि कोने हो। देखिए, खुला गतिविधि कोने यानी एकदम स्वतंत्र वातावरण है, इसी वजह से यही वाला ऑप्शन होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली अलमारी शेल्फ में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। ये नहीं ताला लगाए हुए हैं तो काम नहीं चलेगा। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर निकाला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करती हैं? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनती हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं। वे अधिगम के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता का मार्गदर्शन करती हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में, जब कोई संसाधन ना हो हमारे पास तो जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बन जाती हैं। इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। लिखा है, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ जो है से प्राप्त की है।
मतलब एनसीएफ 2005 किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है रचनावाद से। रचनावाद बताता है कि बच्चे यानी सीखने की प्रक्रिया बच्चों में किस प्रकार होती है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभव पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जाम में आ जाए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किसके बारे में बताता है? रचनावाद के बारे में। ठीक है, लिखा है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरीके से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं, हो नहीं सकता, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी नहीं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, ये भी नहीं। पहला वाला होगा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वो शिक्षक से स्पष्ट रूप से प्रश्न अपने पूछ सकें। ठीक है, बाकी अनुशासन वर्दी इनका कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चे जो है भयमुक्त रहेंगे आपके विद्यालय में तो आप जो है अच्छे से पढ़ा लेंगे। लिखा है कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करना चाहिए, यही होगा, सबसे उपयुक्त यही लग रहा है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं है। लिखा है देखिए, अगर हम एक शिक्षक हैं और बच्चों के जीवन में कोई भी समस्या आ रही है तो क्या करना है, उस पर बातचीत करेंगे तो चीज़ों का हल अच्छे से निकल आएगा। इसी वजह से इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह मदद करता है? अनुशासन बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में। देखिए, रटकर याद करने में ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए होगा, बाकी ये सारे गलत होंगे। अनुशासन जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है उसमें जोड़ता है, बहुत सारी चीज़ें अनुशासन में आती हैं। ये नहीं कि जो है खाली बच्चों को चुपचाप बैठाए रखना, किताबें रटवाना, ये जो है अनुशासन में नहीं आता है। ठीक है, अनुशासन है क्या? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करना, यानी अच्छी तरीके से जो है नियमित करके पढ़ना और मॉनिटर करने के लिए। मतलब अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि बच्चे समझें कि वो क्या सीख रहे हैं और जान पाएँ कि वो जो सीख रहे हैं वो सही है। लिखा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता हैं और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, 8वां वाला। ठीक है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा नहीं है, शारीरिक विकास में भी तो भूमिका निभाता है भाई। लिखा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित होती है, ऐसा नहीं है, इसी वजह से आपका सेकंड वाला सही होगा। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, मैराथन क्लास नहीं देखें, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ों का लिंक दे दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे हैं, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, एमसीक्यूज फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं, सब आपको मिल जाएगा। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता? बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। विकास जो है गुणात्मक चरणों में है, यही नहीं होगा, बाकी जो है आपका सही है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति क्या होगा? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति जो है, ये जो है क्या होता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है।
ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिखा है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। इसका जवाब होगा यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ठीक है, समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी आपके सारे विकल्प सही हैं, केवल इसके अलावा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। विभिन्न तरीके से हम कैसे इसको हल कर सकते हैं, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। सही जवाब क्या है, ये तो होगा नहीं। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो लिखा है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। ये जो है ज़्यादा सोचने पर जो है बल देगा, बाकी नहीं। अगला है कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर जो है ज़्यादा जोर देती है। तो जिसमें करके सीखने पर हो वही होगा। करके सीखने, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, यही होगा। अगला है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। जीवन सच्चा शिक्षक है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, लंबे समय तक काहे जारी रखेंगे। और जीवन सच्चा शिक्षक है, ये भी नहीं। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये कैसे हो सकता है। स्कूलों की आवश्यकता जरूर है भाई। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यही होगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बाकी आपके सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला प्रश्न है कोहल वर्ग के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। उनका विश्वास है बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। यह सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यानी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यही होगा। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच जो है स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है, मॉरल रीजनिंग और मॉरल डिलेमा। ठीक है, तो वही बात है, मॉरल रीजनिंग की बात यहाँ पर हुई है ना। मॉरल रीजनिंग और मॉरल डिलेमा, इनके बीच जो है संबंध स्थापित करता है। मॉरल रीजनिंग क्या होती है, मॉरल रीजनिंग क्या होती है और मॉरल डिलेमा क्या होता है। मॉरल डिलेमा क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए मॉरल डिलेमा क्या होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ये जो है थोड़ा सा जो है इसमें कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, एक ये इधर पटरी है और एक ये इधर पटरी है। ये ट्रेन जो है इसका जो है ब्रेक फेल हो जाता है और इसमें बैठा जो ड्राइवर है वो इधर जो है 2 आदमी काम कर रहे हैं और इधर 10 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो है मॉरल डिलेमा क्या करती है कि वो कन्फ्यूज होता है कि क्या करें और क्या ना करें, तो वो स्थिति होती है मॉरल डिलेमा। लेकिन मॉरल रीजनिंग क्या कहती है कि सही ये होगा कि जहाँ पर कम हानि हो उस तरफ जो है गाड़ी को मोड़ दिया जाए। तो यही है मॉरल रीजनिंग और मॉरल डिलेमा। तो यह तर्क और कार्रवाई के बीच एक संबंध स्थापित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित किया जाता है। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, नहीं उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, ये भी नहीं उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी
लेता है, ऐसा नहीं। एक संदर्भ जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हों। देखिए, मैंने आपको बताया था जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऐसा जो है जगह होता है जहाँ पर जो बच्चा होता है वो सहयोग से सीखता है, और सहयोग जो है वह थोड़ी देर के लिए होता है। ठीक है। लिखा, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। स्त्री लक्षणों एवं पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत ये होगा नहीं। ठीक है। और लिखा है, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, ये भी नहीं है। स्त्री लक्षणों वाला पुरुष, ये भी नहीं है। में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ठीक है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। लिखा है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बताएं, तो यहाँ पर होगा मीडिया। बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, तो ये होगा मीडिया। देखिए, मीडिया सामाजिकरण संस्कृत के द्वारा, सॉरी यहाँ पर देखिए ट्यूशन होगा। बाकी मीडिया सामाजिकरण और संस्कृत जो है ये लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। भाई, ट्यूशन में क्या है, लड़कियां भी जाएंगी और लड़के भी जाएंगे पढ़ने, लेकिन मीडिया ये भी जो है लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, सामाजिकरण संस्कृति। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे सामाजिकरण में क्या है, समाज में चीज़ें बनी हुई हैं कि ये काम लड़की करेगी तो लड़की करेगी, लड़का करेगा लड़का। संस्कृत जो है आलेखन और चित्रकला लड़कियों की अच्छी है, तो उस पर जो है वही आता है, लिंग भूमिका यहाँ पर काम करने लगती हैं। मीडिया में लड़कियाँ अच्छा समाचार पत्र सुनाती हैं, तो ये चीज़ें हैं। ट्यूशन में क्या है, ट्यूशन में ज़्यादा लिंग धारणाएं नहीं चलती हैं, उसमें जो है जो कोई भी जाए और पढ़ ले। लेकिन जैसे मीडिया में प्रायोरिटी लड़कियों को ज़्यादा दी जाती है। सामाजिकरण में अगर बाहर का काम करना है तो लड़कों को, संस्कृत में बात करनी है तो लड़कियां। तो यहाँ पर जो है लिंग भूमिकाएं जो है ये ट्यूशन में ग्रहण नहीं होगी, बाकी मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृत हर जगह पे होंगी। अगला है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। बताएं क्या होगा इसका जवाब, बताएं भाई। ये यहाँ पर लिखा है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए वे पक्षपाती हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से ये एक है। लिखा, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेंसिल पेपर परीक्षण सहायक नहीं है। भैया, यहाँ पर जो है क्या होगा, बुद्धि कई प्रकार की होती है, यही सही होगा, बाकी आपके सारे गलत हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत में जो है हावर्ड गार्डनर ने बहुत प्रकार की 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं। ठीक है, तो बुद्धियाँ जो है वो ये बहुत प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बच्चों की प्रगति निगरानी करने, उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में, तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। यहाँ पर होगा बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। लिखा है, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। यह बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी है।
इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, या विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। कौन सा नहीं है? ये होगा आपका 22वां का दूसरा। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है प्रतिभाशाली। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है एक अनुशासित दिनचर्या, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता। यही होगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के माध्यम से। लिखा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, नहीं उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके संस्कृति भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित तो हो ही नहीं सकता। इसी वजह से 24 का थर्ड वाला, यानी देखिए वंचित और पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों जो है जब जुड़ेंगे जब उनकी भाषा और संस्कृत को महत्व दिया जाएगा। लिखा है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते पर कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब? शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, यही होगा। लिखा अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना नहीं हो सकता, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। तो क्या होगा इसका जवाब? उपयुक्त तरीका नहीं है यही भैया, पहला वाला हो गया। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, बाकी तो कर सकते हैं लेकिन भैया दंड नहीं दे सकते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? अभिसारी उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। तो यहाँ पर क्या होगा? दिखा है समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। अभिसारी जो होता है ये एक समस्या का केवल एक ही हल देता है। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। कौन सा जो है आपका संवेग है? डर। लिखा है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का परिवार। लिखा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा।
प्रश्न पढ़े एक बार। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? यहाँ पर जो है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर निर्धारित है। यानी बच्चा जाता है और देखता है कि भैया दूध जो है किससे मिल रहा है, उसे जो मशीन से मिल रहा है, तो वही बता रहा है। बाकी उसको गाय का ज्ञान है उससे मतलब नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा जो छोटा सा वीडियो था यहीं पे समाप्त हुआ। पढ़िए भाई पढ़िए, जान लगा करके पढ़िए। कल एक वीडियो आएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप लोग 10 दिन में कैसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है सुबह लगभग वही 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं, पढ़ लीजिए। ज़्यादा जो है टेंशन लेने की ज़रूर नहीं है, जितना बता दिए उतना पढ़ लीजिए भाई, गारंटी देता हूँ अच्छा करके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।